नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को भी हम लोग हल कर रहे हैं। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको नोट्स उपलब्ध कराएंगे, तो इन दो तरीके के क्वेश्चंस को हम यहां पे हल करवाएंगे। बाकी जो 2 तरीके के क्वेश्चन आपके पास बचेंगे वो क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसा आप लोग जानते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पहले कहते हैं कि नोट्स वो फ्री में उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसका पैसा मांगने लगते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम आपको टोटली बगैर किसी पेमेंट के, विदाउट पेमेंट के ये सारी चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं। चलिए, इसी सीरीज में आज हम चलते हैं अध्याय 6, राजनीति विज्ञान में अध्याय 6, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय संगठन। और अंतरराष्ट्रीय संगठन में जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन में सबसे महत्वपूर्ण संगठन है यूएनओ, यानी कि कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आज हम लोग मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ही पढ़ेंगे और देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी एजेंसियों से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें आज पढ़ लेना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं या आजकल हैं। ठीक है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं या इस समय कितने स्थायी सदस्य हैं। दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं वो हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। ये 5 सदस्य ऐसे हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में देखा जाता है या स्थायी सदस्यता उनको प्राप्त हुई है इस सुरक्षा परिषद में। तो ये सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने वहीं से उठाया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन, कौन सा? विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित संगठनों में से किसका उत्तराधिकारी है? यानी कि WTO को जब बनाया गया तो उससे पहले कौन सा संगठन इसको देख रहा था? तो वो संगठन कौन सा है? वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। कौन सा है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, कौन? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। पहले कार्य कौन कर रहा था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और उसके पश्चात ये नए रूप में आया, उसको कहा गया विश्व व्यापार संगठन। चलिए, इसमें इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं, अंग आपने पढ़े हैं, ये हमारे वीडियो में नहीं पढ़े हैं तो हमारे वीडियो को जाके देखिए। वीडियो में हमने विस्तार से समझाया है इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जो हैं
इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को कौन पास करता है, कौन पारित करता है? तो समझ लीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, उनकी जो संसद होती है, तो यहां पर संसद के रूप में कौन कार्य करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ में संसद का के रूप में जो कार्य करता है वो उनकी है महासभा। तो इसका आंसर क्या होगा? महासभा या साधारण सभा। जबकि कार्यपालिका के रूप में वहां कौन कार्य करता है? सुरक्षा परिषद। तो महासभा, इस क्वेश्चन का आंसर है महासभा। फिर से सुन लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग संयुक्त राष्ट्र का बजट पारित करता है? तो इसका आंसर हुआ साधारण सभा या महासभा। ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? किस सन में इसकी स्थापना हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है ये। इस संगठन के लिए तब इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1957 में की गई। कब की गई? 1957 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई? 1957 में की गई। 1957 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, समझ गए ना? चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ जो राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी है, राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संस्था बनाई गई थी, लेकिन वो संस्था द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में सक्षम नहीं हो पाई। तब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक नई संस्था ने जन्म लिया। उसको क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ अभी तक कम से कम तीसरे विश्व युद्ध को ना होने देने में सफल रही है। तो इस संस्था का जन्म कब हुआ? इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ था। क्लियर? ये डेट आपको याद रखनी है यहां पे। अब इसकी एक अगली संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अगला अंग है जिसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये नीदरलैंड के हेग शहर में है। कहां पे है? हेग शहर में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में स्थापित है। इसको याद रखिएगा, कई बार यह पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो अंतरराष्ट्रीय संगठन, उसमें भी यूएनओ। तो यूएनओ क्या करता है? मानव के विकास के लिए और विश्व में शांति की स्थापना के लिए, मानव के अधिकार की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहीं से आता है कि मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मानवों के अधिकार के लिए एक दिवस रखा गया है जो हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। वो कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? मानवाधिकार दिवस, जो कि वर्ष में एक बार आता है और प्रत्येक वर्ष हम इसको मनाते चले आ रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर? कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आके बता जरूर दीजिएगा कि सर ये दिक्कत हो रही है। नहीं, हमको ये पता नहीं चलता है और हम अपने उसमें चलते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के 1945 के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के
1945 के घोषणा पत्र में, यानी कि वो शुरुआती सदस्य कौन से थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जिन्होंने अपनी आस्था दिखाई और संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े, वो कितने देश थे? तो पहले दिन 50 देशों ने, कितने? 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। एक देश ने बाद में हस्ताक्षर किए। तो मूलतः शुरुआती समय में 51 माने जाते हैं, लेकिन अगर पूछे जा रहे हैं कि पहले हस्ताक्षर किसने किए, तो 50 देशों ने हस्ताक्षर किए इस पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। क्लियर? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। अभी हमने बताए, लेकिन फिर भी उनको दोबारा समझ लीजिए। कई बार स्थायी सदस्यों का जोड़ा पूछ लेते हैं कि 2 सदस्य, इसमें एक सदस्य यहां वहां कर देते हैं तो आप फंस जाते हैं। इसलिए ये 5 के 5 सदस्य याद रखिए। कौन कौन से हैं वो? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 रूस, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 ब्रिटेन और नंबर 5 चाइना। शुरुआत में जब सुरक्षा परिषद बनी तब उसमें कौन से देश थे? रूस नहीं था, तब सोवियत संघ था। लेकिन सोवियत संघ का उत्तराधिकारी चूंकि रूस है, इसलिए रूस को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्रदान की गई। ये चीजें याद रखने वाली हैं, और अगर ये चीजें आप याद रखेंगे तो निश्चित तौर से आपको समस्याएं थोड़ा सा कम आएंगी, और अगर आएंगी भी तो उन्हें आप धीमे से कैलकुलेट करके उन समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी और वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या कितनी है। यानी कि प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या कितनी थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी और वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या कितनी है। ठीक है, तो मूल में हमने आपको बताया पहले दिन हस्ताक्षर करने वाले 50 देश थे। तो पहले जो मूल सदस्य थे वो कितने थे? 50 थे। और कहीं कहीं किताबों में आज भी लिखा मिलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की वर्तमान सदस्य संख्या 192 है। लेकिन नहीं, 192 नहीं, एक नया जुड़ गया है। नया जुड़ गया है तो अब कितनी हो गई सदस्य संख्या? 193 हो गई है। तो अब कितने सदस्य हो गए हैं? 193। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हो गए हैं। अगर आप पुरानी किताब से पढ़ेंगे और 192 लिख के चले आए तो आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा नए तरीके से पढ़ना चाहिए। ये करंट की चीजें हैं, ये नए तरीके से ही देखी जाती हैं। चलिए, इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन हैं। महासचिव पद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है और वो काफी समय तक इस पद पर रहते हैं। तो वो कौन है बताइए? कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इस समय वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरेस उनका नाम है और वो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। क्लियर ना? चलिए आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आता है कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है। अभी हमने क्या पूछा था आपसे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है। लेकिन अब आ रहा है कि पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। कई बार ये मुख्यालय वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 2-3-4 मुख्यालय दे दिए जाते हैं। आपसे कहा जाता है इसकी सीरीज मिलाइए, या कह दिया जाता है इन मुख्यालयों में से कौन सा गलत है। तो आपको सारे मुख्यालय एकदम रटे होने चाहिए।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में है। कहां है? न्यूयॉर्क में है। अमेरिका उस समय पावरफुल हो गया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन में कार्य करती हैं, उनके दिशा निर्देशन को देखती हैं, जबकि वो अपनी ऑटोनोमस बॉडी हैं, लेकिन फिर भी उनके कार्य को ध्यान देना पड़ता है। उनमें से सबसे प्रमुख है कौन सी? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है। कौन सी है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है जो कार्य क्या करता है? बताइए। जो संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए अभियान चलाती है। पूरे विश्व में कहीं पर भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, मानवाधिकारों नहीं दिए जाते हैं, मानवाधिकारों के खिलाफ कार्य वहां की सरकार करती है, या कोई रूढ़िवादी संगठन उसका विरोध करते हैं, तो उसके लिए क्या करती है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है जो संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाती है। याद रखना आप लोग, कई बार एमनेस्टी इंटरनेशनल को पूछा जाता है। तो ये यूएनओ के अंतर्गत ही आती है, लेकिन क्या है? एक स्वयंसेवी संस्था है। ये उससे अटैच नहीं है, उनके दिशा निर्देशों पे, उनके नियमों के हिसाब से ये काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनसे अटैच हो। ये क्यों? कि ये स्वयंसेवी संस्था है। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय आणविक, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, यानी पारमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने एवं सैन्य उद्देश्यों में इसके उपयोग को रोकने का प्रयास करता है। क्या कह रहे हैं? एक संस्था है जिसको क्या कह रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। अब इसका कार्य क्या है जान लीजिए। इसका कार्य, कई बार इसका कार्य पूछ लिया जाता है, कम से कम 1 नंबर में तो नहीं लेकिन 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का क्या कार्य है, या ये कार्य कौन करता है। तो समझ लीजिए क्या कार्य करती है अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। क्या कार्य कर रही है? ये कार्य कर रही है पारमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को ये बढ़ावा देने का काम करती है, उसको ये बढ़ाने का काम करती है एवं सैन्य उद्देश्यों में इसके उपयोग को रोकने का प्रयास करती है। ऐसा ना हो कि सैनिक उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाए, जो कि बड़ा ही विनाशकारी और घातक होता है। इसकी देखरेख के लिए कौन सी एजेंसी है? अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, जो प्रत्येक देश में ये अपनी निगाह रखती है कि कोई भी देश ऐसा कार्य ना करे कि जो सैनिक उपयोग के लिए आणविक ऊर्जा का प्रयोग कर ले या परमाणविक ऊर्जा का प्रयोग कर ले, इसको रोकने का कार्य करती है। चलिए अब अगली एक संस्था के बारे में और देख लेते हैं, जो अमेरिकन संस्था है जिसको कहते हैं ह्यूमन राइट वॉच। कौन सा है? ह्यूमन राइट वॉच। अब ये ह्यूमन राइट वॉच संस्था कौन सी है और ये क्या कार्य करती है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हमको पहले से पता रहेगा कि ह्यूमन राइट वॉच नाम की एक संस्था भी है जो कुछ कार्य करती है, तो उसके नाम से ही हम निकाल लेंगे ह्यूमन राइट वॉच। मतलब क्या है? मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। ये सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन है जो मानवाधिकारों का समर्थन एवं उनसे संबंधित अनुसंधान करता है, खोज करता है सारी जगह जा जाके। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? ह्यूमन राइट वॉच, यानी घड़ी है ये, मानवाधिकारों की घड़ी माना जाता है इसको, ह्यूमन राइट वॉच।
तो ह्यूमन राइट वॉच क्या है? एक अमेरिकन एजेंसी है या अमेरिकन संस्था है जो क्या कार्य कर रही है बताइए। अभी तो बताया मैंने कि अमेरिका का ये सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है जो मानवाधिकारों का समर्थन करता है एवं उनसे संबंधित अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, देखता है कि वाकई में देश मानवाधिकार प्रदान कर रहे हैं कि उनके वो ढकोसले हैं, केवल वो दिखावा कर रहे हैं, मानवाधिकार नहीं दे रहे हैं। यदि ऐसा वो कर रहे हैं तो वहां जाकर वो अनुसंधान करते हैं, देखते हैं और इसकी रिपोर्ट वो आगे जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश करते हैं। ठीक है ना? ये कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। चलिए आइए अब देख लेते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन यानी ये क्या करता है? विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमने ऊपर पढ़ा था कि कब इसका गठन हुआ और ये किसका उत्तराधिकारी है, लेकिन अब इसका कार्य भी देख लीजिए कि विश्व व्यापार संगठन क्या कार्य करता है? ये वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। ये बताता है कि विश्व में व्यापार किन किन नियमों से किया जाएगा। यानी कि सीधे से आपसे पूछ लिया जाएगा कि विश्व के व्यापार के नियमों का निर्धारण कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि विश्व के व्यापार का नियमन करता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की स्थायी तथा अस्थायी सदस्यता के लिए क्या मानदंड रखे हुए हैं? यहां आप लोग देख लीजिए कि बार बार सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो विधायिका के रूप में कार्य करती है वो कौन सी बॉडी है? कौन सी बॉडी है? जल्दी से याद करके बताइए। वो महासभा है। महासभा। और जो कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है वो कौन सी बॉडी है? वो है, बताइए कौन सी है? जल्दी से बताइए कौन सी बॉडी है? सुरक्षा परिषद। जब आप लोग अपने दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे, सारी चीजें मैं ही बताता चला जाऊंगा, तो निश्चित तौर से आपको कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस होने लगेगी। इसलिए बीच बीच में रुक रुक के मैं आपको ये जानने की कोशिश करता हूं कि आप लोग इन स्थितियों में क्या कर रहे हैं। क्या आपका दिमाग पलट के वो क्वेश्चन रिवाइज कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस महत्वपूर्ण संस्था यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यपालिका है, कौन सी है कार्यपालिका? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी मेंबर हैं वो तो 5 हैं ही, लेकिन फिर भी लोग इसमें लगे हुए हैं कि स्थायी सदस्यों की भी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि विश्व में अब बहुत सारे देश बन गए हैं। उन देशों को भी सदस्यता मिलनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े और ताकतवर देश हैं। और जबकि अस्थायी सदस्यों की भी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और स्थायी सदस्य और स्थायी सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं वो आपसे कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो इसमें चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी परिषद में स्थायी सदस्यता मिलती है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलती है और अस्थायी सदस्यता मिलती है। वो कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि उस देश को एक बड़ी आर्थिक शक्ति होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब व्यक्ति को भी वहां पर सुरक्षा परिषद में सीट मिल जाए, ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण शर्त है उनकी कि वो जिस देश को सुरक्षा परिषद में स्थायी या अस्थायी
सदस्यता प्राप्त हो रही है, उसको क्या होना चाहिए? एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। यदि वो बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं होगी तब उसको सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए नहीं चुना जा सकता है। और इसके दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है कि जिस देश के लिए वो प्रस्ताव जा रहा है, वो प्रस्ताव जिस देश के लिए है वह देश सैन्य शक्ति में बड़ा होना चाहिए। उसके पास बहुत बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए। अगर उसके पास सैन्य शक्ति नहीं है तब उसको सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए आवश्यक नहीं माना जाएगा। चलिए, दूसरी शर्त यह हो गई। तीसरी शर्त है कि उस देश को यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में उस देश का योगदान अधिक होना चाहिए। यदि उस देश का योगदान बजट में अधिक नहीं होता है तो ऐसे देश को सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना जाता है। इसके बाद इसकी चौथी विशेषता है। कौन सी विशेषता है? कि जनसंख्या के अनुसार वह देश बड़ा होना चाहिए, उसकी जनसंख्या बड़ी होनी चाहिए, जनसंख्या ज्यादा होना चाहिए, तभी उस देश को सुरक्षा परिषद की स्थायी या अस्थायी सदस्यता के लिए आवश्यक माना जाएगा। और इसकी पांचवी शर्त है, सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है, अगर वो नहीं होगी तब वो संयुक्त राष्ट्र संघ की इस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी और अस्थायी सदस्य नहीं बन सकता है। वो कौन सी शर्त है? आइए देख लेते हैं कि ऐसा देश जो लोकतंत्र तथा मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। जिन देशों में लोकतंत्र का सम्मान नहीं होता है या वहां तानाशाही है या वहां पर अन्य प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, तो उन शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत आने वाले देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में तो जगह मिल जाती है, लेकिन उसे सुरक्षा परिषद में सदस्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है। और दूसरा, वो मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला हो। यदि वो मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला नहीं होगा, ये वही सिद्धांत है जिसमें कहा जाता है कि ये संसार किसके लिए बना है? मानव के लिए बना है। यदि मानव को ही वहां पर उचित अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं, लोकतंत्र किसके लिए है? मानव के लिए है, मानव की स्वतंत्रता के लिए है, मानव की समानता के लिए है। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि एक मानव के साथ रंग भेद हो या एक मानव के साथ गरीबी अमीरी का व्यवहार हो या एक मानव के साथ जातिगत भेद किए जाएं या वर्णगत भेद किए जाएं। ऐसा जहां पर भी होता है, जिन देशों में भी ऐसा होता है, उन देशों में निश्चित तौर से उन देशों को कंसीडर नहीं किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए। भारत जब भी अपना दावा पेश करता है, यहां एक चीज और जान लेना आवश्यक है कि भारत जब भी अपना दावा पेश करता है तो जो भारत के जो शत्रु देश हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में पहुंचे, तो वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं से भारत जैसे बड़े देश में कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे तथ्य उठा लेते हैं या ऐसा कुछ कृत्य करवा देते हैं जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो, जिससे उन्हें लगे कि यहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है या लोकतंत्र यथार्थ स्थिति में नहीं है। कहने के लिए लोकतंत्र है लेकिन लोकतंत्र यहां पर नहीं है। इसी आधार पर कभी कभी भारत की छवि को ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमने पढ़ लिया अंतरराष्ट्रीय संगठन, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि भारत ने इसकी सदस्यता कब ली।
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत इस संगठन में कब सम्मिलित हुआ। जैसे मान लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो निश्चित तौर से आप सोचेंगे कि भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके पश्चात ही उसने सदस्यता ली होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। भारत ने तुरंत जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ बना उसके कुछ दिनों बाद ही, तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को बना। और भारत ने उसकी सदस्यता कब ली? भारत ने उसकी सदस्यता ली 30 अक्टूबर 1945 को। कब ली? 30 अक्टूबर 1945 को। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता 30 अक्टूबर 1945 को ली थी। कई बार होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम अपने दिमाग में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि उस समय तो हम अंग्रेजों के गुलाम रहे होंगे तो हमने उसकी सदस्यता नहीं ली होगी, जब हम स्वतंत्र हो गए होंगे तब हमने सदस्यता ली होगी, तो वो डेट हमसे गलत हो जाती है। तो इसमें है क्या? इसमें इफेक्चुअल क्वेश्चन है कि हम जब गुलाम थे अंग्रेजों के उसी समय हमने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। ठीक है ना? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या महत्व है। अब आप वीटो समझिए। अभी जो सुरक्षा परिषद समझ रहे थे, हम 5 स्थायी सदस्य समझ रहे थे, इसमें सबसे बड़ा प्रभाव है वीटो का। इन 5 सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो का अधिकार प्राप्त है। अब वीटो का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। वीटो का अर्थ होता है किसी भी चलती हुई प्रक्रिया को रोकना, उसको मना कर देना। उसको क्या कहते हैं? वीटो पावर। मतलब आपके अंदर इतनी बड़ी पावर है कि आप कोई भी प्रक्रिया चल रही है उसको रोक सकते हैं। यह अधिकार केवल और केवल सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास ही है। सुरक्षा परिषद में या कह लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। उन प्रक्रियाओं में इन स्थायी सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि सोवियत रूस और अमेरिका एक शीत युद्ध काल में एक दूसरे के विरोधी थे, तब संयुक्त राष्ट्र संघ को कार्य करने में बड़ी दिक्कत होती थी। आज वैसी स्थितियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। कई बार भारत जब दबाव बनाता है पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को ब्लैक लिस्टेड करवाने के लिए या उस आतंकवादी पे कार्रवाई करवाने के लिए जो ग्लोबल टेररिस्ट है, तब पाकिस्तान के पक्ष में चाइना खड़ा हो जाता है। और चाइना क्या करता है? चाइना स्थायी सदस्य है और स्थायी सदस्य होने के नाते वो उस प्रक्रिया पर वीटो प्रयोग कर देता है। अपना वीटो पावर का प्रयोग करके उस चलती हुई प्रक्रिया को रोक देता है। तो सबसे पहले वीटो का वो समझिए कि प्रक्रिया को रोकना ही इसका मेन मकसद होता है वीटो का। तो पाकिस्तान के आतंकवादियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो, इसके लिए नेगेटिव स्थिति में चाइना खड़ा हो जाता है और उस प्रक्रिया को रोक देता है। कहीं ना कहीं बहाने बनाता है कि इसकी जांच पूरी नहीं हो पाई, इनमें कई स्थितियां अलग हैं। उन स्थितियों में तो ये वीटो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वीटो आपसे 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो वीटो को आप ध्यान दे दीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि आपने वीटो पावर नहीं समझा तो आपसे कई क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को यह पावर मिली हुई है जिसको कहते हैं वीटो पावर। कई बार ये 6 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा गया है। इसके जो भी नोट्स होंगे वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ बना के दे देंगे। तो आप परेशान मत होइए कि 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन हम आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं। 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO
जो ये संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1995 में हुई। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने आज आपको पूरी तरीके से समझा दिए हैं। 2-4-5% जो बाउंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास वैसे ही उतना समय नहीं बचा हुआ है, तो हम 90 से 95% मार्क्स के लिए ही यहां फाइट कर रहे हैं। उन 5% बाउंसर क्वेश्चन को हम लोग छोड़ के चलते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर हम लेने लग जाएं, उस तरीके के क्वेश्चन बनाने लग जाएं, तो बहुत सारा समय नष्ट हो जाएगा और क्वेश्चन की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, जिसको आप याद भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, और हां, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, जिन लोगों को इस वीडियो की आवश्यकता है उनको शेयर जरूर करिएगा। और हां, यदि आपका कोई सुझाव है तो वो कमेंट सेक्शन में आके हमें बताइएगा। आज का टॉपिक यहीं तक, कल हम नया टॉपिक लेके पुनः आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।